वो मुखातिब कराने जा रहे हैं वो हैं रायपुर के एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर संतोष कुमार सिंह। और उन्हीं के घर पर हम आज पहुंचे हुए हैं और आज हम उनसे मिलकर ढेर सारी बातें करने वाले हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कि कहां से उनकी ये जर्नी की शुरुआत हुई और अभी क्या कुछ ऐसे बहुत सारे अभियान हैं, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसे उन्होंने लिया है और उसका व्यापक असर राजधानी रायपुर पर यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। तो चलिए मेरे साथ। सर, तो बहुत सारे ऐसे मन में सवाल हैं जब आपके बारे में और आपका जब जिक्र होता है तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं और बहुत ज़्यादा आप ऐसे एक ऑफिसर हैं जो जिनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे ये जान लेते हैं, आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से रहा, कैसे ये सब शुरू हुआ? देखिए, मैं मूलतः यूपी में एक ज़िला है बनारस के पास का गाजीपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी बेसिकली प्रेस से ही जुड़े हैं, प्रेस के पत्रकार रहे हैं। और मेरी पहली जो पढ़ाइयाँ रही हैं वो आसपास ही ज़िले के आसपास रही है। पहले मैं नवोदय विद्यालय है जो सरकारी, आप जानते हैं कि स्कूल होते हैं, उसमें क्लास 6 में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ मैंने लगभग 10वीं तक पढ़ाई की। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं रहा, जो बगल का ज़िला है हमारा, बनारस पड़ता है। वहाँ मैंने सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बहुत ही हिस्टोरिकल स्कूल्स है, एनी बेसेंट ने उस स्कूल को इस्टेब्लिश किया था, वहाँ से मेरी इंटरमीडिएट की पढ़ाई हुई। और फिर बीएचयू में मैंने ग्रेजुएशन और पीजी किया। तो यूपी के एक छोटे से जगह से मेरी जर्नी शुरू हुई थी और आज मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। जी, तो कुल मिलाकर ये तो समझ में आ रहा है कि एकेडमिक आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। हाँ, मैं ये कहूँ कि मेरी एकेडमिक्स कहीं ना कहीं मैं हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता रहा और अच्छा भी रहा है। मैं हाई स्कूल में भी यूपी में मेरी मेरिट लिस्ट में था, इंटरमीडिएट भी अच्छी पोजीशन थी, ग्रेजुएशन पीजी में मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट रहा। कहीं ना कहीं जब आप मेहनत करते हैं तो वो मेहनत सफल होती है। इस तरह से मैं बहुत लकी भी रहा। जी, तो कुल मिला के सर आपका एकेडमिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। आप नवोदय से पढ़े, उसके बाद आपने बीएचयू में भी एंट्री ली है, एडमिशन वहाँ से लिया है। इसके बाद अचानक से आईपीएस का सफ़र कैसा रहा, कैसी इस जर्नी की शुरुआत हुई फिर? मैं आपको बताऊं, मैं सही कहिए तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहता था। अच्छा। और मैं यूजीसी नेट जेआरएफ मैंने क्वालिफाई भी किया। फिर एमफिल करने के लिए मैंने जेएनयू में एडमिशन लिया, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय मुझे बड़ा प्रिय रहा है, तो मैं उसमें मैंने एमफिल किया और मैं उसी में पीएचडी भी कर रहा था। जेएनयू में रहते हुए अचानक मुझे लगा कि मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ उसमें स्कोप बड़ा लिमिटेड हो जाता है, तो कुछ ऐसा किया जाए जो थोड़ा सा हम वाइडर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मेरे आसपास एक माहौल भी था, जैसा कि बड़ी यूनिवर्सिटी में होता है, वहाँ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। फिर मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा और मुझे बड़ा उस समय ये लगा कि क्या मुझे करना चाहिए। लेकिन जब मैं एक बार मैंने सर्विस ज्वाइन किया, फिर मुझे एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ और फिर आईपीएस अवार्ड हुआ, छत्तीसगढ़ कैडर अवार्ड हुआ। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कितना सही डिसीजन था यूपीएससी में जाने का, जहाँ इतनी बड़ा आपको रोल मिलता है, आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और सबसे बड़ी बात, आप बहुत सारे लोगों के जीवन में चेंज ला सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये बात सच भी होती है सर कि 95% लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो पढ़ाई कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन उनका फ्यूचर या भविष्य कहीं और तय होता है, और यही चीज़ आपके साथ में भी हुई है। जैसे आपने बताया भी कि आप प्रोफेसर बनना चाहते थे लेकिन आज आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं। तो जब ये आपने डिसीजन लिया, जब आपको ये स्ट्राइक हुआ कि आपको ये नहीं ये करना है, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? उसके पहले भी मैं आपको बताऊंगा। मैं इंटर में मेरा साइंस सब्जेक्ट था और हम लोग जब आज से मैं देखता हूं कि 25 साल पहले, उस समय बड़ा लिमिटेड लोग सोचते थे कि अच्छे स्टूडेंट्स, अगर आपने मैथ्स किया है, एक तो साइंस करना चाहिए, मैथ आपने किया है तो आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए, और बायो लिया तो मेडिकल करना चाहिए। तो मैं पढ़ने में अच्छा था तो साइंस था भी मेरा 12th। उस समय जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं करना है, मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई करनी है और मैं बीए करूँगा पॉलिटिकल साइंस में, तो ये एक ऐसा कदम था जिस पे फैमिली का रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव था। उनको लगा ये क्या हो गया, ये बीए क्यों करना चाहता है। कई बार एक धारणा भी रहती है कि ऐसे स्ट्रीम में वो लोग जाते हैं जो साइंस में नहीं जा पाए, लेकिन इट वाज माय चॉइस। फिर बाद में फैमिली ने सपोर्ट किया और फिर तो उसके बाद जो मुझे करना था, मैंने एमफिल किया, पीएचडी में कर रहा था, जेआरएफ क्वालिफाई किया।
फिर यूपीएससी का जब मेरा डिसीजन रहा तो ये तो फैमिली में और भी वेलकमिंग था कि अच्छा यूपीएससी करना चाहते हैं। मुझे हमेशा ये मेरा मानना है, अपनी लाइफ में आप जो करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप दूसरे के भरोसे रहेंगे तो आप एक तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, दूसरा जिस फील्ड में आप जाएंगे आप बेमन से करेंगे, और अगर आप अपने पैशन की चीज़ करेंगे तो उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। फैमिली की अब क्योंकि बात हो रही है, तो उस वक्त आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और कैसे ये सब हुआ और किनको किनको आपको मनाना पड़ा? मेरे पिताजी, जैसा मैंने कहा, वो पत्रकार हैं, माता गृहिणी हैं। पिताजी को समझाना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ देखते रहते हैं, आसपास लोगों से मिलते रहते हैं, तो वो आसान डिसीजन था। उसी दौरान मैंने, जब मैं एमफिल कर रहा था, तब मेरी इंगेजमेंट हुई और वाइफ भी काफ़ी सपोर्टिव रही हैं। और उस मामले में देखा जाए तो मैं बहुत लकी रहा कि जब मैंने कैरियर अपने बारे में जो चूज़ किया तो उसमें सपोर्ट मिलता रहा, और यूपीएससी की तैयारी के दौरान भी सपोर्ट मिला। सर, अभी आपने बताया कि आप एमफिल कर रहे थे और इसी दौरान आपकी सगाई हुई है, यानी कि एक नए जीवन में आपका प्रवेश हो रहा था। तो ये फेज़ कैसा रहा, क्योंकि एक तरफ आपको पढ़ाई का प्रेशर, दूसरी तरफ में ये नई जर्नी भी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब मैं ग्रेजुएशन पीजी कर रहा था तब हम लोग, मेरी वाइफ उस समय कॉलेज में थी और हम लोग साथ मिले थे। और जब मैं एमफिल कर रहा था, कैरियर चूज़ कर रहा था, तो उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया, चूँकि एमफिल पीएचडी बड़ा लंबा होता है, तो हम लोग को इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। उस समय हम लोग की इंगेजमेंट हुई फैमिली की सहमति से, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको मैं लकी भी मानता हूँ कि इस दौरान जो है हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट किए, और जिसकी वजह से मुझे आगे जो कैरियर चूज़ करना पड़ा उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, और इसके बाद की फिर जर्नी कैसी क्या रही, क्योंकि आफ्टर एमफिल फिर मैं पीएचडी कर रहा था। पीएचडी के दौरान यूपीएससी एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे छत्तीसगढ़ पुलिस में अलॉट हुआ। और फिर छत्तीसगढ़ कैडर जब आया तो बड़ा मुश्किल था उस समय। नक्सलिज्म की समस्या जो थोड़ी और सिमटती जा रही है, उस समय और भी ज़्यादा था। और रिसेंट में मैं आपको बताऊं, झीरम इंसिडेंट हुआ था जब मैंने कैडर ज्वाइन किया। अच्छा, तो फैमिली का रिएक्शन, बिल्कुल जी। तो फैमिली का रिएक्शन उस समय जो ऐसे भी छत्तीसगढ़ में कई बार लोग नक्सलिज्म के लिए ज़्यादा जानते हैं, उनको लगा कि ये कितना मुश्किल होगा, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट किया। फिर मेरी जो पोस्टिंग रही दुर्ग, और उसके बाद सुकमा में मैं एडिशनल एसपी नक्सल ऑप्स लगभग 2 साल था, और वो बड़ा कठिन समय था। आए दिन ब्लास्ट होते थे। मैं 2014 से 16 की बात कर रहा हूँ, और कितनी बार ऐसे ऑपरेशंस में हम लोग गए जहाँ कैजुअल्टी हुई। कई बार तो हम लोगों ने 20-20 डेड बॉडी एक साथ देखी हैं जवानों की, शहादतें हुई। लेकिन जवान, डिपार्टमेंट, शासन सब उस पर अड़े रहे कि हमें नक्सलिज्म को समेटना है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो समय बड़ा मुश्किल था, लेकिन फैमिली का इस बीच सपोर्ट बहुत ज़रूरी था, जो मुझे मिलता रहा। सर, थोड़ा हम पीछे जाते हैं। झीरम घाटी कांड का तो आपने जिक्र अभी किया भी है, लेकिन वो दौर और वो फेस कैसा था जब आपने, जैसे बताया, आपने एमफिल किया और उसके बाद फिर यूपीएससी का आपने एग्ज़ाम फाइट किया है, वो सिलेक्शन वाला दौर कैसा था, उसमें फैमिली का रिएक्शन कैसा था, कैसी उनकी खुशी? बेसिकली जब मैं सिलेक्शन हम लोग का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि किसी का यूपीएससी में सिलेक्शन होना फैमिली के लिए, बल्कि कहा जाए तो पूरे समाज के लिए, जहां हम रहते हैं उस पूरे ज़िले के लिए बहुत खुशी की बात रहती है। और लोगों को लगा कि अच्छा, मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया। बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो मुझे बचपन से जानते थे, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा, ये मेहनत कर रहा था, इसका सिलेक्शन हो गया। और बहुत सारे लोग ऐसा लगा, अच्छा, इसमें ऐसा क्या था कि इसका सिलेक्शन हो गया। मेरे ऐसे दोस्त जो क्वेश्चन कर रहे थे कि जो मुझे साइंस पढ़ना चाहिए था, इंजीनियरिंग करना चाहिए था, उनको लगा कि जो कभी बुराई करते थे कि ये क्यों कर दिया, उनको लगा अरे कितना सही डिसीजन था, इसने अपने मन से किया। तो ये चीज़ें थी, मिक्स रिएक्शन थे। लेकिन फाइनली व्हाट मैटर इज़ कि आप लाइफ में जो करना चाहते हैं अगर आपको मिलता है, तो पर्सनल लेवल पे ये बड़ी सेटिस्फैक्शन वाली बात थी। यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम में सफल होना, उसमें टॉप सर्विस पाना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए। और पूरे, जिसको कहा जाए, हर जगह फेस्टिव सीज़न की तरह चलता रहा जब तक हमारी ट्रेनिंग नहीं शुरू हुई। जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई तब लोगों को लगा अरे कितना टफ होता है। कई बार तो हमारे लोग बोलते थे कि आप कांस्टेबल या किसी सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई और उसमें ट्रेनिंग कर रहे हो या आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि आईपीएस की ट्रेनिंग इक्वली टफ होती है, जो किसी भी
पुलिस के अधिकारी या जवान की होती है, बल्कि उसमें एडेड विथ जो पढ़ाई का पार्ट होता है वो और भी ज़्यादा टफ होता है। तो उस वक्त में जैसे आपने बताया कि काफ़ी वो टफ ट्रेनिंग होती थी, तो उस दौर में आपने हिम्मत नहीं हारी या हिम्मत बनाए रखा? नहीं, बिल्कुल, उसमें तो आपको कई बार ये रहता है, आपको ये मोटिवेशन मिलता है कि आप इस सर्विस में हैं, तो आपको उसके लिए काबिल बनाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, लोगों को पता नहीं है, जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हम लोग को 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर विदाउट सिंगल स्टॉप दौड़ाया जाता है। 40 किलोमीटर हम लोग वॉक करते हैं, 20-25 केजी का वेट लेके। आपको हॉर्स राइडिंग सीखना पड़ता है, आपको आ, आ, तमाम तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स करने पड़ते हैं। पर्पज़ ये रहता है, इतनी शूटिंग और फायरिंग करवाई जाती है कि यू गेट ऑन योर रिफ्लेक्सेस। आप जो करना चाहते हैं वो आपको बड़ा आसानी से लगता है और इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पढ़ाई के बाद छोड़ दिया जाए तो ये सब रहता है, पढ़ाई अगर ऐड कर दिया जाए तो इतनी टफ जो कोर्सेज, लॉज और तमाम पुलिसिंग के पहलू को पढ़ाया जाता है। 2 साल लंबी ट्रेनिंग होती है। ये एक ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसमें आदमी सही कहा जाए तो एक रॉ पर्सन से एक पुलिस ऑफिसर में कन्वर्ट होता है। पुलिसिंग उसके अंदर धीरे धीरे अंदर जगह बनाती है और ये बड़ा मोटिवेटिंग भी रहता है, कई बार बड़ा टफ रहता है, लेकिन चूंकि बहुत सारे अफसर आपके साथ होते हैं तो हम लोग एंजॉय भी करते हैं। पुलिसिंग की पॉलिशिंग होती है। बिल्कुल। जी। तो ये तो ट्रेनिंग वाले फेज़ की बात हुई और इसके बाद में फिर वो वक्त आता है जब आपको छत्तीसगढ़ में पहली पोस्टिंग मिलती है। कौन सा दौर था ये? देखिए, जो छत्तीसगढ़ में हम लोग को कैडर लॉट होता है, हम लोग चॉइसेस देते हैं कि आप किस स्टेट में जाना चाहते हैं। रैंक और फिर चॉइसेस के बेसिस पे आपको कैडर लॉट होता है और छत्तीसगढ़ कुछ सबसे टफ कैडर में आज भी माना जाता है। और हमारे समय जब हम लोग 2012 में जब कैडर अलॉटमेंट हुआ, उस समय भी छत्तीसगढ़ कैडर बड़ा टफ कैडर माना जाता नक्सलिज्म था। की वजह से। विशेषकर जो यहाँ नक्सलिज्म की जो चैलेंजेस हैं, हमारे 7 वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे उस समय भी, आज भी। इसके अलावा कई उतने ही अन्य माइल्डली या मीडियम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जिस तरह से यहाँ ब्लास्ट की खबरें जाती हैं, शहादतें की खबरें जाती हैं, पुलिसिंग में ये बड़ा टफ कैडर होता है। तो ये जब कैडर मिला तो फैमिली में भी थोड़ा सा रिएक्शन था कि कहाँ पहुँच गए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये मेरे टॉप 5 चॉइसेस में से एक था, तो इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। विशेषकर मैं जेएनयू में था तो नक्सलिज्म के बारे में कहीं ना कहीं वहाँ चर्चाएं होती हैं। आप जानते हैं कि वहाँ लेफ़्ट ओरिएंटेशन ज़्यादा रहता है, तो चीज़ें बड़ी परिचित से थी। और जब आप कैडर में आए तो चीज़ें समझ में आती है। मुझे लगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल स्टेट है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट से, माइनस नक्सलिज्म। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ कम्युनल इश्यूज़ उतने स्ट्रांग नहीं है, कास्टिज़म उतना स्ट्रांग नहीं है। तो रूटीन के जो क्राइम्स होते हैं, जो किसी भी जगह होते हैं, उतना ही है, लेकिन काम करने की तो ज़रूरत हर जगह रहती है। और पुलिसिंग एक ऐसा विषय है जिसमें आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है। क्या उससे पहले आपका छत्तीसगढ़ आना हुआ था? नहीं, जब मुझे कैडर अलॉट हुआ तो पहली बार मैं छत्तीसगढ़ आया और उसके बाद यहाँ काम करने का मौका मिला। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक लड़का जो कि कड़ी मेहनत के दम पर, अपने एक्सपीरियंस के दम पर आईपीएस ऑफिसर बनते हैं और उसके बाद में फिर वो छत्तीसगढ़ आते हैं और उसकी भी छवि ऐसी थी जो कि नकारात्मक थी, नेगेटिव थी। बिल्कुल, मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद जब कैडर अलॉटमेंट, लगभग 6-8 महीने बाद कैडर अलॉटमेंट आते हैं, उस समय जब कैडर सभी लोग देखते हैं तो लोग एक दूसरे को विश करते हैं, अच्छा आप इस कैडर में जा रहे हैं, चलो ऑल बधाई हो। और जो टफ कैडर होते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा, जो उस समय और भी कठिन हुआ करता था, तो लोग यहाँ बधाई कम, वहाँ शुभकामनाएं ज़्यादा देते हैं, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छा करना, ध्यान रखना। तो ये एक रिएक्शन उस समय था। लेकिन मुझे लगा छत्तीसगढ़ आने के बाद चीज़ें उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसा दिखता है। और कुछ नक्सल ज़िले को छोड़ दिया जाए तो बाकी पुलिसिंग, मुझे यूपी का हूँ मैं, तो मुझे कहीं डिफरेंट नहीं दिखता। वो चीज़ें मोर और लेस वैसे ही हैं, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर और जो क्राइम की चीज़ें थोड़ा यहाँ कम ही है। उसके हिसाब से जब आप जिस जगह का काम करते हैं, हम लोग ऐसे भी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर होते हैं, आपको स्टेट में काम करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो आप सेंटर में डिप्यूटेशन पे जाते हैं। हम लोग उसके लिए तैयार रहते हैं कि जहाँ भी काम करने का मौका मिले हमें अपना बेस्ट देना है।
पहली पोस्टिंग आपके फिर छत्तीसगढ़ में कहाँ हुई? पहले मैं दुर्ग में सीएसपी के रूप में था, सिटी एसपी के रूप में, लगभग मेरी ट्रेनिंग भी वहीं हुई। मैं 1.25 साल वहाँ था। फिर सुकमा में मेरी पोस्टिंग एडिशनल एसपी के रूप में रही। लगभग 2 साल मैं नक्सल ऑपरेशंस को हेड करता था वहाँ। छत्तीसगढ़ में उसके बाद मेरी 8 अलग अलग ज़िलों में एसपी के रूप में पोस्टिंग रही, और अभी जैसा आप देख रहे हैं कि रायपुर में मैं एसएसपी के रूप में पदस्थ हूँ। सुकमा का खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि अभी बातचीत में ये बात भी सामने आई कि जब छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग की बात आ रही थी, तो जो छत्तीसगढ़ की जो छवि बनी हुई है नक्सलिज्म को लेकर, और फिर आपकी पोस्टिंग उसी चीज़ को लेकर आती है, यानी कि ये डर के आगे जीत है, वैसी वाली बात हो गई कि जिस चीज़ से आप डर रहे थे या जिस चीज़ को लेकर मन में जो बातें आ रही थी, फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी जो बातें थी, और वहीं आपकी पोस्टिंग हुई। बिल्कुल ये होता भी है। सरकार जो है, जब आप यंग होते हैं, सर्विस में नए होते हैं, इवन जब आप एसपी से भी जब शुरुआत में करते हैं, तो सरकार एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी आपको नक्सल इलाके में पोस्टिंग रखती है, और जो होना भी चाहिए, क्योंकि उस समय आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं और आप समस्याओं को जूझने के लिए, विशेषकर जिस तरह के चैलेंजेज है उसके लिए आप तैयार रहते हैं। और ऐसा अपने साथ भी रहा। जब हम लोग नए थे तो हमें थोड़ा भी शुरुआत में डर सबको लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपके साथ के लोग क्या काम कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस है, और उसी के लिए बेसिकली आप सर्विस में होते हैं, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, उसको फेस करना एक दूसरे तरह का मज़ा है। झीरम घाटी कांड भी उसी दौरान, आपकी पोस्टिंग के दौरान में हुआ? बेसिकली 1 साल पहले हुआ, जब मैं अच्छा। दुर्ग में ट्रेनिंग में था, तो उस समय झीरम हुआ। उसके बाद हम लोग की पोस्टिंग लगभग 6-8 महीने बाद। जी। तो अब आप रायपुर में हैं काफ़ी लंबे टाइम से। यहाँ पर आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स के लिए जाना जाता है। निजात जैसी नशा मुक्ति अभियान भी आप चला रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं। हम चाहेंगे आप उसके बारे में बताएं। देखिए, हर जगह, हर ज़िले में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ अलग अलग चैलेंजेस रहती हैं। कुछ यहाँ इनिशिएटिव जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव निजात नाम से हम लोग ड्रग्स, नारकोटिक्स और अवैध शराब, अवैध नशा के खिलाफ़ ये कार्रवाई जागरूकता अभियान चलाते हैं। और ये अभियान 3 इसके डायमेंशंस हैं। एक इसमें एक्शन है, दूसरा अवेयरनेस है, तीसरा काउंसलिंग है। क्योंकि मुझे मानना है कि नशा और नशे से जुड़े अपराध, एक बड़ी संख्या में अपराध, बल्कि वही संख्या होती है नशे के कारण, उसको अगर कंट्रोल करना है तो सिर्फ पुलिस की कार्रवाई से संभव नहीं है। उसमें जागरूकता भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सोशल इविल है बेसिकली। तो इसलिए हम लोग जागरूकता भी करते हैं, काउंसलिंग भी करवाते हैं। काउंसलिंग उनका जो नशे के आदी लोग हैं और वो बार बार अपराध करते हैं, आप देखिए उनको जेल भी भेजने का फ़ायदा नहीं, उनको समझाने का फ़ायदा नहीं, लेकिन काउंसलिंग से शायद कुछ लोगों के लाइफ में परिवर्तन आता है। तो इस तीनों चीज़ों को लेकर के ये अभियान चल रहा है, और उसका सबसे सकारात्मक पहलू अपराधों में कमी के रूप में है। हम लोग जब आंकड़े को कंपेयर करते हैं कि निजात के दौरान जो कार्रवाइयाँ हुई, इसका क्या रिजल्ट दिखा पिछले साल के क्राइम की तुलना में, तो चाकूबाजी जो रायपुर में बहुत ज़्यादा होती थी, उस पर कहीं ना कहीं उस पर रोक लग रही है। 40% से ज़्यादा कमी है इंसिडेंट्स में। मारपीट के मामलों में कमी है, रेप, छेड़खानी के मामले में लगभग 25% की कमी है। तो ये आंकड़े कोरिलेट करते हैं कि किस तरह से आप नशे पे कार्रवाई करते हैं तो उसका इम्पैक्ट अपराध में कमी के रूप में दिखता है। इसके अलावा कई अन्य इनिशिएटिव हम लोग लिए। एक कॉप ऑफ द मंथ मैं चलाता हूँ, जिसमें पुलिसकर्मी जो अच्छा काम करते हैं उनको हर महीने बुला के ऑफिस में सम्मानित करते हैं एज ए कॉप ऑफ द मंथ। उनकी फ़ोटो, उनके कार्यों का विवरण पुलिस के सारे ऑफिसेज, सारे थानों में लगाई जाती है, ताकि लोग उनसे इनकरेज हों कि हमें भी अच्छा काम करना है, हम भी सम्मानित हो। तीसरा एक इनिशिएटिव हम लोग अभी गुड समैरिटन नाम से चलाते हैं। आप देखते होंगे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने के बजाय वहाँ से भाग जाते हैं या फ़ोटो खींचते हैं, उससे समझ लेते हैं उनका काम जो है ख़त्म हो गया। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कौन लफड़े में पड़े, पता नहीं पुलिस जांच में उनको गवाह बनाया जाएगा, पूछताछ होगी, इसलिए भी शायद उनके मन में रहता है, तो मदद नहीं करते हैं। इसको डिस्करेज करने के लिए और घायलों को मदद बढ़ाने के लिए हम लोगों ने गुड समैरिटन, जिसको कहा जाए नेक इंसान, नाम से एक अभियान चलाते हैं। और हर महीने ज़िले में जो ऐसे लोग जो घायलों की मदद करते हैं, जिससे उनकी जान बचती है, ऐसे लोगों को मैं अपने ऑफिस में बुलाता हूँ, उनको सम्मानित करता हूँ। उनकी फ़ोटो हम बड़ी बड़ी होर्डिंग्स बना के शहर के बीच में जगह जगह लगाते हैं, ताकि दूसरे लोग देखें और उनको लगे कि हाँ, उन्हें भी नेक इंसान बनना चाहिए। उद्देश्य ये है घायलों की मदद हो। इसके अलावा तमाम लॉ एंड ऑर्डर संबंधित, वीआईपी मूवमेंट संबंधित, व्यवस्था संबंधित, अपराध संबंधित
चीज़ें ज़िले में होती रहती है जिसको हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग कुछ चीज़ें इनोवेट करते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं। इतने सारे और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं, इस दौरान में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहें? मैं निजात की बात करूं, कई बार जब मैंने इस ये अभियान को शुरू किया तो कुछ लोगों के बड़े डिस्करेजिंग कमेंट थे, इससे क्या हो जाएगा, पुलिस ये क्यों कर रही है, पुलिस का ये काम जागरूकता फैलाना है क्या। ऐसे कई बार जब आप अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लोग कमेंट करते हैं। एक बार मैं आपको बताऊं, किसी बड़े आदमी ने मुझे कॉल करके काफ़ी सुनाया मुझे और उन्होंने कहा यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये देखिए। तो मुझे थोड़ा लगा कि शायद इनको समझ नहीं है। बड़े पेशेंटली मैंने उनको समझाया, ये जो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम उसके लिए भी एड्रेस करने के लिए आए, लेकिन कुछ नया मैं करना चाहता हूँ, आप उसको मना नहीं कर सकते, आपकी मर्ज़ी, आप मत करिए, हम लोग आप सहयोग मत करिए आप, लेकिन आपके कहने से नहीं होता, ये मेरा इनिशिएटिव है और इसमें का पॉजिटिव रिजल्ट है। तो कई बार ऐसे डिस्करेजिंग रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये अभियान 2021 में कोरिया में ज़िले में 21 जुलाई में शुरू किया था। लगभग 6 महीने मैंने ये अभियान चलाया। वहाँ बड़ी संख्या में हम लोगों ने ऐसे जो ड्रग पेडलर थे, शराब के कोचिए थे, उनको जेल भेजा, काफ़ी बड़ी संख्या में, जो इस अभियान में हम करते हैं। वो समय बीता, फिर मैं दूसरे ज़िले में पोस्ट हुआ, फिर उसके बाद दूसरे ज़िले में पोस्ट हुआ। फिर कोरिया से मुझे एक दिन कॉल आया, एक पत्रकार साथी थे डीडी न्यूज़ के, उन्होंने कॉल किया, सर मैं यहाँ एक गांव में आया हूँ, यहाँ एक महिला मिली, ये आपका नाम ले रहे थे और आपको धन्यवाद देने के लिए फ़ोन की है, आपसे बात करना चाहती है, अचानक आपका जिक्र है, आपके पास नंबर है तो आपको बात करना चाहती है। मैं कहा किस संदर्भ में? तो उसने बताया कि सर जो निजात अभियान चल रहा था तो आपने इसके बेटे को जेल भेज दिया था। तो उस समय तो ये बड़ी दुखी थी, इसको लगा कि भेज दिया। आज ये सारा क्रेडिट ये देती है कि जो इसके ऊपर बार बार कार्रवाई हो, जो खुद नशा बेच रहा था और कर रहा था, छोड़ नहीं पा रहा था, उसका परिवार बर्बाद था, जब वो जेल में गया तब वो सुधरा, तब उसको रियलाइज़ हुआ, घर पे आया और मुझसे प्रॉमिस किया, अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया कि मैं दोबारा लाइफ में नशा नहीं बेचूंगा और खुद भी नशा नहीं करूंगा। तो जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो सख्ती के कारण चीज़ें उसकी बदल गई। और ये आपसे बात करना चाहती हूँ, वो महिला बड़ी मतलब मेरे लिए बड़ा यही संतोष का विषय होता है जब कोई आपको बताता है कि कैसे उसके लाइफ में परिवर्तन आ गया, जबकि वो मेरा बेसिक काम था। लेकिन ये चीज़ें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो इस अभियान के कारण जिनकी लाइफ में परिवर्तन आया है। और तमाम दूसरे काम भी जब आप करते हैं तो कई सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। जब वो आपको एक्नॉलेज भी करते हैं तब लगता है चलो रूटीन से हट के ये काम हुआ और इस पे हमें लोगों ने अप्रिशिएट किया, आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा ताकत मिलती है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, हम लोग ये जो भी काम करते हैं उसमें मेरा एक इनिशिएशन रहता है। ये पूरी एक टीम काम करती है। आप देखिए, नीचे से लेके कांस्टेबल से लेके अधिकारी, अगर वो काम ना करें तो कोई भी इनोवेशन या कोई रूटीन का काम भी सफल ना हो। तो ये जो भी अच्छा काम होता है मैं उसको पूरी तरह से पूरी अपनी पुलिस टीम को श्रेय देता हूँ कि वो लोग एक बार थोड़ा उनको समय लगता है समझने में कि हम करना क्या है, लेकिन जब व्हेन दे रियलाइज एंड दे थिंक इट्स नॉट जस्ट अ जॉब बट ड्यूटी, तो उसमें वो जब लग जाते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छा आते हैं, तो वो उनके मेहनत का परिणाम होता है और टीम ही फाइनली वर्क करती है। रायपुर की अगर बात करें तो ये शहर काफ़ी बड़ा है, तो कोई भी जब आप प्लान करते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए फिर कैसे क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं आपके ये सब इनिशिएटिव्स को लेकर? कई बार देखिए रायपुर एक थोड़ा दूसरा ही दूसरी दिशा में यहाँ काम होता है, या तमाम दूसरे चैलेंजेस जो दूसरे ज़िले में नहीं होते, लॉ एंड ऑर्डर, वीआईपी मूवमेंट, तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े राजनेता, पूरी सरकार के प्रमुख लोग यहाँ रहते हैं। तो हमारा टेंशन उन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा रहता है, कहीं उसमें दिक्कतें ना हो। लेकिन पुलिसिंग हमारा कोर काम है जिसको हमें करना है और करना पड़ता है। तो चैलेंजेस रहती हैं कि हम ये फोकस मिस ना हो, तो इसके लिए पूरी टीम को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, उनको साथ रखना पड़ता है, अपने अधिकारियों को तैयार करना पड़ता है कि आप भी, सिर्फ मुझे नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें ग्राउंड पे
एग्जीक्यूट हो। और जब इनिशिएटिव कोई नई चीज़ करते हैं तब और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि नहीं, इसको हमें कैसे करना है, बार बार बताओ, बार बार करो। और कहीं ना कहीं मैं इसमें सफल रहा हूँ, ये चीज़ें अपने टीम से काम लेने में, उसको हम लोग कर भी पाते हैं फिर। मुझे एक और ये भी जानकारी मिली है कि एसएसपी संतोष कुमार सिंह जी ने डॉक्टरेट की उपाधि ले लिया और अब वो डॉक्टर संतोष कुमार सिंह हो गए हैं। ये क्या कुछ कैसा रहा और कब ये चीज़ हुई? मैं जेएनयू से, मैंने बताया कि मैं एमफिल कर रहा था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों पे ही वो एमफिल था, विशेषकर सुरक्षा परिषद के प्रयासों पे। उसी समय मैंने पीएचडी में एनरोल लिया। मैं 2.5 साल लगभग जेएनयू में मैंने पीएचडी की और उसका विषय संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सुदृढ़ीकरण, जिसको पीस बिल्डिंग बोलते हैं, उसके प्रयासों पे था। मैं पीएचडी करना चाहता था, जैसा मैंने बताया, मैं तो उस फील्ड में जाना चाहता था। लेकिन इस बीच मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं यूपीएससी में आ गया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा था कि मुझे अपनी वो पीएचडी जिस पे मैंने इतनी मेहनत की है, जो मेरा पैशन था, वो भी कंप्लीट करना है। और मैं उस पर धीरे धीरे वो काम मैं करता रहा। इस बीच जेएनयू से तो सबमिट नहीं कर पाया। मैंने 2021 में शासन से अनुमति ले करके फिर से दुर्ग यूनिवर्सिटी में यहाँ पीएचडी के लिए एनरोल हुआ और लगभग 3-3.5 साल बाद मैं उसी पुराने काम को थोड़े नए चेंजेस के साथ, उसमें नए केस स्टडी, टाइमलाइन बढ़ा के, उन चीज़ों को थोड़ा रिसर्च करके और वो सारी पुरानी चीज़ों को भी यूटिलाइज़ करके मैंने पीएचडी अभी सबमिट की। और ये खुद में पर्सनल सेटिस्फेक्शन वाली बात है। मुझे नहीं मालूम कि इसका कितना लाभ पुलिसिंग के लिए है, लेकिन ये एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन है कि मैंने डॉक्टरेट की सेल्फ उपाधि। सेटिस्फेक्शन के लिए आपने फिर जी चलिए, तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जर्नी आपकी रही है, जहाँ से आप एसएसपी से फिर डॉक्टरेट की भी अब उपाधि आपको मिल गई है और ये चीज़ें ऐड ऑन हो गई है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ में इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शख्सियत के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जानना, सुनना, आपकी जर्नी के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा और काफ़ी इंस्पायरिंग आपकी जर्नी भी रही है। थैंक यू। तो आज शख्सियत के इस खास प्रोग्राम में हमने आपको मिलाया है एसएसपी संतोष कुमार सिंह जी से। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जानना, सुनना और समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग भी रहा है। वो काफ़ी लोगों के लिए रोल मॉडल भी हैं और साथ ही जिस तरीके से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई, छत्तीसगढ़ में उनकी पोस्टिंग होती है और छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म को लेकर कैसे उनकी फैमिली थोड़ी सी डरी रहती है और ख़ुद यहाँ पर एसएसपी साहब भी उनके मन में थोड़ा डर रहता है, लेकिन वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। और यही बात सच साबित कर दिखाया है संतोष कुमार सिंह जी ने, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग ली और बस्तर में भी, सुकमा में भी उनकी पोस्टिंग रही। रायपुर शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ढेर सारे और बहुत अच्छे पॉजिटिव इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, जिसका अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात रही आज के हमारे इस खास प्रोग्राम शख्सियत की। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नए पर्सनालिटी, एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।